बेटा मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? कैन यू गाइस हेयर मी और नॉट? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। चलो ठीक है। मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ, साथ साथ स्टूडेंट्स आते जाएंगे तो हम देखते रहेंगे क्या करना है उनको। तो आज का जो लेक्चर है बेसिकली लेक्चर नंबर 1 ही है जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था और अब हम उसका सेकंड हाफ पढ़ते हैं। तो टॉपिक ये है कि ह्यूमन बॉडी के अंदर जो बोन्स हैं या जो जॉइंट्स हैं उनके ऊपर कौन सी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, बोन्स के ऊपर और जॉइंट्स के ऊपर। तो होता क्या है कि जो आपकी बोन्स हैं, व्हेन दे मूव, दे रिजल्ट इन द मूवमेंट ऑफ बिटवीन द जॉइंट्स। ठीक है। अब मुझे ये बताएं इस पिक्चर को देख के कि आपको इसके ऊपर कौन सा जॉइंट नजर आ रहा है? इस पिक्चर में कौन सा जॉइंट है? हाँ जी। बेटा ये कौन सा जॉइंट है? इस पिक्चर में कोई जॉइंट नजर आ रहा है आपको? मैम एल्बो जॉइंट। हाँ जी, एल्बो जॉइंट लिखा हुआ है। बाकी अवाम बोलने के लिए नहीं आई है। अगर आपने क्लास में रिस्पॉन्ड नहीं करना है तो मैं आप लोगों को निकाल दूंगी क्लास में से। अगर नहीं पढ़ना है तो मुझे बता दो, मैं लेक्चर रिकॉर्ड करके दे दूंगी। फिर मैं क्यों इतनी मेहनत करूं यहाँ पे आके पढ़ाने की। एल्बो जॉइंट है ये। और एल्बो जॉइंट के ये दिस इज द एल्बो जॉइंट दोनों केसेस में। और इसके ऊपर ये ह्यूमरस है और नीचे ये अल्ना नजर आ रही है हमें। जब ये बोन मूव करती है, या तो ह्यूमरस मूव करेगी या फिर रेडियस अल्ना मूव करेगी। जब ये बोन्स मूव करेंगी तो क्या होगा कि जो जॉइंट है उसके ऊपर भी मूवमेंट आती है। अब ये जो मूवमेंट्स हैं ये दे आर बेसिकली क्लासिफाइड इनटू टू मेन टाइप्स। या तो बोन की रोटेशन होती है अराउंड एन एक्सिस, रोटेशन हमेशा एक्सिस के अराउंड होती है। या फिर बोन की ट्रांसलेशन होती है, ट्रांसलेशन होती है सीधी सीधी मूवमेंट। ठीक है। और वो किसी एक एक्सेस के पैरेलल होती है। अगर एक्सेस के अराउंड मूवमेंट हो तो हम कहते हैं कि वो रोटेशन है। और अगर एक्सेस के अलोंग मूवमेंट हो तो हम कहते हैं कि वो ट्रांसलेशन है। दे आर बेसिकली दीज टू टाइप ऑफ मूवमेंट्स जो कि किसी भी जॉइंट के ऊपर पॉसिबल हैं या जो बोन मूवमेंट्स हैं। इस तरह ये इसकी एग्जांपल्स हैं। अगर ये एनाटॉमिकल पोजीशन है आपकी और ये एक्सिस के सेंटर से गुजर रहा है, अगर ये एक्सेस के अराउंड मूवमेंट हो तो हम कहते हैं कि ये रोटेशन है। अराउंड रोटेशन इस तरफ भी हो सकती है, अराउंड रोटेशन इस तरफ भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन साइमल्टेनियसली जो इस तरफ देखें, ये जो दो पोजीशंस हैं इसके अंदर जो बोन्स हैं दे आर मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दीज बोन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये स्पाइन जो है उसका लैटरल व्यू है। तो ये डिस्ट्रैक्शन और जो कंप्रेशन वाली मूवमेंट्स हैं ये प्लेन के अलोंग होती हैं, ये इनको हम ट्रांसलेशंस कहते हैं। जबकि किसी एक्सिस के अराउंड अगर मूवमेंट हो तो फिर उसको हम कहते हैं कि ये रोटेशन है। अब बोन की रोटेशंस को हम फर्दर पढ़ लेते हैं कि बोन की रोटेशंस किस तरह की होती हैं। अराउंड एन एक्सिस उसको हम रोटेशन कहते हैं। ठीक है। पैसिवली भी कर सकते हैं। एक्टिव और पैसिव का क्या फर्क है कि एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो पेशेंट खुद परफॉर्म करता है, और पैसिव मूवमेंट वो होती है जो कि हम पेशेंट के ऊपर परफॉर्म करते हैं। तो ये दोनों केसेस में जो रोटेशंस हैं वो पैसिवली भी हो सकती हैं। अब ये जो बोन रोटेशंस है ना, जो मैंने आप बात की है कि जी एक्सेस के अराउंड होती हैं, ये बोन रोटेशंस भी दो तरह की हैं। अगर तो वो एक टाइम पे एक एक्सेस के अराउंड है तो उसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड मूवमेंट है। लेकिन अगर एक ही टाइम पे वो दो एक्सेस के अराउंड रोटेशन हो रही है तो फिर उसको कहेंगे कि वो कंबाइंड है या फिर आर्क्यूएट स्विंग है। अब इनको फर्दर एग्जांपल्स के साथ मैं बताती हूँ कि स्टैंडर्ड मूवमेंट का क्या मतलब है और कंबाइंड मूवमेंट का क्या मतलब है। स्टैंडर्ड मूवमेंट है जो कि बेसिकली सिंपल एनाटॉमिकल मूवमेंट है, जो कि आप लोगों ने एनाटॉमी में भी पढ़ी है, फिर बायोमैकेनिक्स में पढ़ी है। हर सब्जेक्ट के अंदर सबसे पहले एनाटॉमिकल मूवमेंट्स पढ़ी जाती हैं, उनको स्टैंडर्ड बोन मूवमेंट्स कहते हैं। एंड दे आर ऑलवेज यूनी एक्सियल। वो एक टाइम पे एक एक्सेस के अराउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रंटल एक्सेस हो सकता है, सेजिटल एक्सेस हो सकता है, या फिर लॉन्गिट्यूडिनल एक्सेस होता है। ये तीन मेन एक्सेस हैं। मैं ये इसलिए आप लोगों के सामने सिर्फ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि ये चीजें आपने पहले पढ़ी हुई हैं।
ओके, मूवमेंट्स कौन सी हैं? जो सेजिटल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है या फिर फ्रंटल एक्सिस के अराउंड मूवमेंट है, ये दो डिफरेंट टाइप की हैं। और क्योंकि ये एक टाइम पे एक ही मूवमेंट हो रही है, एक ही एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही है, तो इनको हम स्टैंडर्ड या फिर यूनी एक्सियल मूवमेंट कहते हैं। तीसरा एक्सिस जो कि लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस है, जब उसके अराउंड मूवमेंट होती है तो वो उसको जो है वो रोटेशंस में फॉल करती है, या वो एक्सटर्नल रोटेशन होती है या फिर वो इंटरनल रोटेशन होती है। मुझे यहाँ तक बताएं, जो मैं बता रही हूँ वो आप लोगों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, तब फिर मैं आगे जाऊंगी, वरना मैं आगे नहीं जा रही। यस मैम, समझ आ रहा ठीक है, ये सब कुछ पढ़ा हुआ है ना पहले, ये बेसिक चीजें हैं जो मैं रिपीट कर रही हूँ दोबारा। है। जी मैम। चलो अच्छी बात है। यूनिएक्सियल या स्टैंडर्ड मूवमेंट हमने देख ली। अब उसके बाद जो दूसरी टाइप ऑफ रोटेशन है, दैट इज नोन एज अ कंबाइंड मूवमेंट। और कंबाइंड मूवमेंट क्या होती है? ऐसी मूवमेंट या ऐसी रोटेशन अराउंड एन एक्सिस जो कि एक टाइम पे मे बी एक ही मूवमेंट के दौरान दो एक्सिस के अराउंड मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है। और ये इसको हम कहते हैं कंबाइन। कंबाइन क्या है, हम इसलिए रहे हैं क्योंकि दो मूवमेंट्स हैं जो कि एक ही टाइम पे हो रही हैं। एक मूवमेंट हो सकता है फ्रंटल एक्सिस पे हो रही हो, दूसरी मूवमेंट हो सकता है सेजिटल पे हो रही हो, और मे बी एक मूवमेंट लॉन्गिट्यूडनल पे हो रही है और दूसरी सेजिटल पे हो रही है। लेकिन अगर एक ही टाइम पे दोनों मूवमेंट्स हो रही हैं, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने एक चीज पढ़ी हुई है अपनी एनाटमी में ही, कि आपकी नेक की एनाटॉमी 3 पढ़ी हुई है सबने? पहले मुझे ये बताएं। यस मैम। ठीक है, जी मैम, पढ़ी। ठीक है। और एनाटॉमी 1 के अंदर भी जो वर्टिब्रीज है वो आप लोगों ने पढ़े हुए। नेक की एक साइड बेंडिंग होती है टुवर्ड्स वन साइड, और एक मूवमेंट होती है रोटेशन। तो रोटेशन जो होती है वो ये कपल्ड मूवमेंट कहलाती है। क्यों? क्योंकि वो कंबाइंड होती है, दो मूवमेंट्स एक टाइम पे। अब रोटेशन जो नेक की है वो किसी और एक्सिस पे होती है, लेकिन जो साइड मूवमेंट है वो किसी और एक्सिस पे होती है। लेकिन व्हेनेवर वी आर साइड बेंडिंग एंड रोटेटिंग टू अनदर साइड, जो कि ये एक एक कंबाइंड मूवमेंट कहलाती है, उसी को हम कपल्ड मूवमेंट भी कहते हैं। कंबाइंड मूवमेंट के अंदर फर्दर आगे दो टाइप्स होती हैं, या तो वो कपल्ड होती है या फिर वो नॉन कपल्ड होती है। कपल्ड मूवमेंट वो होती है जो कि नेचुरल है, जो कि आसानी से हो जाती है, जिसकी एंड फील जो होती है वो सुकून से होती है। और जो नॉन कपल्ड होती है वो नेचुरल नहीं होती है, उस वो मुश्किल से होती है। कपल मूवमेंट की एक और कंबाइंड मूवमेंट है कपल मूवमेंट। और उसकी एक एग्जांपल और है कि आपकी जब नी एक्सटेंड होती है, ये एनाटॉमी 2 का पोर्शन है। whenever you are extending your knee, आपकी जो टिबिया है बिल्कुल लास्ट डिग्रीज ऑफ नी एक्सटेंशन में एक्सटर्नली रोटेट करती है। इस साइड पे जो रोटेशन होगी ना, फिबुला है, दिस इज एक्सटर्नल रोटेशन, बाहर की तरफ रोटेशन होती है। ये कपल्ड मूवमेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो नी एक्सटेंशन हो रही है जो कि आपके फ्रंटल प्लेन में हो रही है, सेजिटल एक्सिस के अराउंड हो रही है, ठीक है। और दूसरी एक उसी टाइम पे रोटेशन भी हो रही है, एक्सटर्नल रोटेशन, ये है आपके लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड। तो ये कंबाइंड मूवमेंट इसलिए है क्योंकि एक टाइम पे दो मूवमेंट्स हो रही हैं। और ये कपल्ड मूवमेंट इसलिए है क्योंकि दिस इज अ नेचुरल मूवमेंट, और ये ज्यादा ईज के साथ होती है, इसमें रेंज भी ज्यादा होती है, और इसकी एंड फील जो है वो सॉफ्ट होती है। एंड फील का मतलब क्या होता है? जब मूवमेंट कंप्लीट हो रही होती है ना बिल्कुल एंड पे, तो हाउ व्हाट डू यू फील जब आप उसको पेल्पेट करते हैं? तो आपको क्या फील हो रहा है कि ये सॉफ्ट है, ये हार्ड है? अगर बोनी बोन्स एक दूसरे के साथ लगी हैं जोर से जाके और वो नेचुरल मूवमेंट नहीं थी, तो वो हार्ड एंड फील होती है। इसी तरह इसको हम नॉन कपल्ड मूवमेंट कहेंगे अगर ये एक्सटर्नल रोटेशन के बजाय इंटरनली रोटेट कर जाए आपकी टिबिया। और वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स एबनॉर्मेलिटी के केस में होती है, उसको हम नॉन कपल्ड मूवमेंट कहते हैं। अब नॉन कपल जो है ये भी कंबाइंड मूवमेंट है, इसके अंदर भी दो मूवमेंट्स हो रही हैं दो डिफरेंट एक्सिस के ऊपर, लेकिन एट द सेम टाइम। बट इसका कपल्ड मूवमेंट से क्या फर्क है कि दिस दिस हैज लेस ईज, और इसकी जो हार्डर एंड फील होती है, ठीक है। कंबाइंड मूवमेंट्स हमने देख ली। उसके अलावा एक कंबाइंड मूवमेंट या कॉम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट है रोलिंग और ग्लाइडिंग। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने एनाटॉमी 2 में स्क्रू होम मैकेनिज्म पढ़ा हुआ है कि नहीं? ये वर्ड सुना हुआ है कभी? स्क्रू होम। मैम याद नहीं। अच्छा, याद नहीं, कोई बात नहीं, मैं दोबारा बता दूंगी। मुझे सिर्फ इतना बता दें कि क्या ये वर्ड सुना हुआ है आपने पहले या नहीं? स्क्रू होम मैकेनिज्म।
यस मैम, सुना हुआ ठीक है, चलो अच्छी बात है, एटलीस्ट सुना हुआ तो है, कुछ तो जेन में आ जाएगा। रोल ग्लाइडिंग जो है ये कॉम्बिनेशन होती है मूवमेंट की, इसके अंदर रोलिंग भी होती है और ग्लाइडिंग भी होती है। अब रोलिंग क्या होती है और ग्लाइडिंग क्या होती है वो मैं दिखा देती हूँ। इस पिक्चर को देख के बताइए कौन सा जॉइंट है। मैम, ये नी जॉइंट है। ठीक है, ये नी जॉइंट है। अब नी जॉइंट के अंदर दिस इज फीमर एंड दिस इज टिबिया, ठीक है। अब जब भी फ्लेक्शन होगी, या तो टिबिया मूव करेगी या फिर फीमर मूव करेगी। तो वेन एवर दिस बोन इज मूविंग, अगर ये इस तरफ मूव करेगी तो ये इसकी रोलिंग है। और इस टाइम पे जब ये इस तरफ आएगी बोन, तो यहां से ये थोड़ी सी स्लाइड करके आगे की तरफ जाएगी। जो स्लाइडिंग है उसको हम ग्लाइड भी बोलते हैं और उसको स्लाइड भी बोलते हैं, ठीक है। रोलिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट है। रोलिंग होती है व्हेन, ये इसकी डेफिनेशन है, मैं डेफिनेशन को बता भी देती हूँ कि व्हाई आर वी सेइंग इट लाइक दैट। रोलिंग होती है जब एक के ऊपर when new points on one surface comes in contact with the new point on another surface। कैसे, ये देखो, ये रोलिंग है, ठीक है। अब इसके अंदर दो वेराइटीज हैं रोलिंग की। जो बोन मूव कर रही है ना, या जो रोल कर रही है, इस केस में दिस इज, दैट बोन इज कन्वेक्स, ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ है। और इस केस में जो बोन रोल कर रही है वो है आपकी कनकेव, ठीक है। अब रोल करने की उन्होंने डेफिनेशन क्या दी है, उन्होंने कहा न्यू पॉइंट ऑन वन सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन अनदर सरफेस। अब ये स्टेशनरी थी जब रोलिंग नहीं हुई, उसके ऊपर ये पॉइंट है इस बोन का विच इज कमिंग इन कांटेक्ट विद दिस पॉइंट ऑन दिस बोन। लेकिन जब ये रोल करेगी तो क्या होगा, ये पॉइंट्स अवे मूव कर जाएंगे, इनका अब कोई ताल्लुक नहीं है। देयर इज अ न्यू पॉइंट ऑन दिस मूविंग बोन एंड इट इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन द अदर बोन। इसको हम कहेंगे ये रोलिंग है। सिमिलर इज द केस विद कनकेव मूविंग बोन, के जब पहले ये पॉइंट था दोनों का कांटेक्ट का, लेकिन जब इसने रोल किया इस डायरेक्शन में तो अब ये इनका कांटेक्ट खत्म हो गया। अनदर पॉइंट इज मेकिंग अ कांटेक्ट विद अनदर बोन। दो बोन्स है ना जो कि मिलके जॉइंट बना रही होती हैं। अच्छा, ठीक है, ये है रोलिंग। रोलिंग का डेफिनेशन तो हमने देख ली। अब डायरेक्शन ऑफ रोलिंग कंपोनेंट ऑफ द जॉइंट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ बोन मूवमेंट। इस डायग्राम में देख लें कि बोन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ना, तो रोलिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। इसी तरह यहाँ पे चूंकि बोन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है ये वाली, तो रोलिंग भी इसी डायरेक्शन में हो रही है। इसको अपने जेन में रखिएगा कि जो रोलिंग है वो सेम डायरेक्शन में हो रही है। चाहे बोन की सरफेस जो है वो कन्वेक्स है तब भी, चाहे बोन कनकेव है तब भी। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि आगे मैं एक और एग्जांपल बताऊंगी विच इज डिफरेंट टू दिस। अब जो ग्लाइडिंग है, दिस अकर्स व्हेन द सेम पॉइंट, अब रोलिंग की डेफिनेशन हमने पढ़ ली, ठीक है। ग्लाइडिंग अकर्स व्हेन द सेम पॉइंट ऑन वन जॉइंट सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट ऑन अनदर जॉइंट सरफेस। अब उसके अंदर क्या था कि दोनों के न्यू पॉइंट्स थे। यहाँ पे क्या है कि उस वही बोन का जो है वो कांटेक्ट किसी और पॉइंट के साथ बन जाता है, उसको हम कहते हैं ये ग्लाइड किया। अब ये रोल हुई है इस तरह, और रोल होने के साथ ये बोन जब थोड़ी सी आगे मूव की है, स्लाइड की है, तो हमने कहा है कि अब ये ग्लाइड है। इसका ये पॉइंट जो पहले यहाँ पे कांटेक्ट बना रहा था, अब वही पॉइंट थोड़ा आगे कांटेक्ट बना रहा है। मतलब सेम पॉइंट ऑन वन जॉइंट सरफेस, ये पॉइंट जिसको हमने रेफरेंस पॉइंट लिया है, सेम पॉइंट ऑन वन जॉइंट सरफेस इज कमिंग इन कांटेक्ट विद द न्यू पॉइंट। इस बोन के ऊपर पहले अगर यहाँ कांटेक्ट था, तो अब ये इस बोन के ऊपर यहाँ कांटेक्ट बना रहा है, तो उसको हम कहेंगे ये ग्लाइडिंग है। और सिर्फ प्योर ग्लाइडिंग ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जिस्ट नहीं करती। ऑलवेज ग्लाइड के साथ जो है वो कपल मूवमेंट ही हो रही होती है ह्यूमन बॉडी में। अब ये जो ग्लाइडिंग की डायरेक्शन है ना, ये ऑपोजिट है टू व्हाट रोलिंग की डायरेक्शन थी। और ये किस पे डिपेंड करता है कि जो ग्लाइड करने वाला आपका बोनी कंपोनेंट है, अगर वो कन्वेक्स है तो उसकी डायरेक्शन और होगी, और अगर वो कनकेव है तो उसकी डायरेक्शन और होगी। वो मैं अब आपको बता देती हूँ। इफ अ concave joint surface is moving, joint gliding and movement bone movements are in the same direction। कैसे, अब ये एक जॉइंट है, ठीक है।
जो बाहर की तरफ सरफेस होती है उसको कहते हैं वो कन्वेक्स होती है, जो थोड़ी अंदर का डिप्रेशन वाली सरफेस होती है उसको हम कहते हैं वो कनकेव है। अब मूविंग बोन इन दोनों में से कौन सी है? कनकेव वाली। उन्होंने कहा है इफ द कनकेव जॉइंट सरफेस इज मूविंग, इस केस में ये मूव कर रही है ना, अगर ये मूव करती है, कनकेव सरफेस है ये, जॉइंट ग्लाइडिंग एंड बोन मूवमेंट आर इन द सेम डायरेक्शन, बोन भी इस तरफ मूव करेगी और बोन जो है वो ग्लाइड भी इसी डायरेक्शन में करेगी। ठीक है, इसको कहते हैं कनकेवो कन्वेक्स रूल। ये वर्ड आपने पढ़ा हुआ होगा, मैंने इसको दोबारा रिपीट किया आपके लिए। कनकेवो कन्वेक्स रूल क्या कहता है कि इफ द मूविंग बोन इज कनकेव, then bone movement and bone gliding will be in the same direction. However, if moving bone is convex, इस तरह की सरफेस होगी, then bone will move in one direction and gliding will occur in opposite direction. इसको कहते हैं कन्वेक्सो कनकेव रूल। दोबारा रिपीट करती हूँ, अगर मूविंग बोन कनकेव होगी तो ग्लाइडिंग और बोन मूवमेंट एक ही डायरेक्शन में होगी, लेकिन अगर मूविंग बोन कन्वेक्स होगी तो बोन की मूवमेंट एक डायरेक्शन में होगी और जो ग्लाइड या स्लाइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, यहां तक समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ पहले। यस मैम। ठीक यस मैम। मैम। चलो अच्छी बात है। अब नॉर्मल, ये तो नॉर्मल रोल ग्लाइडिंग जो थी मैंने आपको बता दी कि ग्लाइडिंग क्या होती है, रोटेशन क्या होती है, वो नॉर्मल पढ़ ली। अब नॉर्मल कब होती है? मोस्ट ऑफ द टाइम्स हाइपोमोबिलिटी के केसेस में, और जब मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती है को, उसके अंदर ज्यादातर जो रिस्ट्रिक्टेड होती है ना वो ग्लाइड है, वो जो कि नहीं हो रही होती। जो हाईली कॉन्ग्रुएंट जॉइंट्स होते हैं, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है जो एक मैक्सिमम एक दूसरे के साथ फिट होते हैं, चाहे वो फ्लैट हो या फिर वो कर्व हो, वो ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, उनके अंदर ग्लाइडिंग जो है वो ज्यादा इम्पेयर होती है। और अगर ग्लाइडिंग नहीं हो रही किसी जॉइंट के ऊपर, नेचुरल ग्लाइडिंग नहीं हो रही जहां होनी चाहिए, तो उसकी वजह से क्या होता है, वहां पे कंप्रेशन फोर्सेस ज्यादा क्रिएट हो जाती है। On the same side toward which a bone is moving, joint surface tends to compress and pinch intra-articular structures. ये देखो, अगर तो रोल ग्लाइडिंग प्रॉपर नहीं ना हो रही, मतलब जैसे नॉर्मल अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा, अगर वैसे नहीं हो रही तो क्या होगा कि अगर वो इस डायरेक्शन में रोल करेगा तो इस तरफ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो पिंच हो जाएंगे, मतलब यहाँ पे कंप्रेस हो जाएंगे, और जो ऑपोजिट स्ट्रक्चर्स है वो ज्यादा स्ट्रेच हो जाएंगे। दिस इज एबनॉर्मल रोल ग्लाइडिंग, जो कि आपकी स्पाइन में होती है ज्यादातर। हमने बोन की रोटेशंस पढ़ ली। अब बोन की जो दूसरी, हमने शुरू में पढ़ा था कि बोन्स के ऊपर दो मेन टाइप ऑफ मूवमेंट्स होती है, या बोन रोटेट करती है या फिर बोन के ऊपर ट्रांसलेशन होती है। तो बोन की रोटेशंस हमने देख ली कि वो तीन एक्सेस पे होती है, उसके अलावा या वो यूनिएक्सियल होगी, या जो कि तीन एक्सेस पे डिफरेंट डिफरेंट होती है, या फिर वो कंबाइंड मूवमेंट होगी। कंबाइंड मूवमेंट के अंदर कपल और नॉन कपल भी देख ली, और उसके अंदर हमने रोल ग्लाइडिंग भी देख ली। अब आते हैं बोन की ट्रांसलेशन। दिस इज नॉट रोटेशन, ओनली ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का फर्क क्या है कि एक एक्सिस के अलोंग, मतलब एक्सिस के अराउंड नहीं होती, एक्सिस या प्लेन के अलोंग होती है। अब इसके अंदर भी तीन एक्सिस हैं तो तीन तरह की ट्रांसलेशन होंगी, या वो लॉन्गिट्यूडनल होगी, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड, या फिर वो सेजिटल एक्सिस के अराउंड, या फिर वो फ्रंटल एक्सिस के अराउंड। अगर तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशन होगी, ट्रांसलेशन का मतलब है सीधी सीधी मूवमेंट होती है, कोई उसके अंदर घूमने वाली मूवमेंट नहीं होती। तो एक चीज होती है कंप्रेशन, ठीक है, अगर आपके वर्टिब्रीज दे आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो वो चूंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशन है, उसके ऑपोजिट मूवमेंट होती है आपकी डिस्ट्रैक्शन, जो कि आप देते हैं अपने पेशेंट को, ट्रैक्शन देते हैं सर्वाइकल स्पाइन में, वो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशन होती है। सिमिलरली सेजिटल एक्सिस के अराउंड जो ट्रांसलेशन होती है वो वेंट्रल और डोर्सल है। अगर बोन्स एक दूसरे के कंपैरेटिव आगे वेंट्रल या डोर्सल डायरेक्शन में मूव कर रही हैं तो वो सेजिटल एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशन है, और अगर वो राइट और लेफ्ट साइड पे मूव कर रही हैं तो वो फ्रंटल एक्सिस के अराउंड ट्रांसलेशन। आई डोंट थिंक इट्स टू डिफिकल्ट। ट्रांसलेशन समझ आ गई बच्चों? यस मैम। चलो, जॉइंट प्ले एसोसिएटेड विद बोन ट्रांसलेशन। ये जो बोन ट्रांसलेशंस है अगर लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे हो रही हैं, जैसे अभी हमने स्पाइन की बात की थी, कंप्रेशन या डिस्ट्रैक्शन, उसकी वजह से ट्रैक्शन होती है जो कि फिजियोलॉजिकल मूवमेंट आप देते हैं, कंप्रेशन हो सकती है, या फिर ग्लाइडिंग होती है जो कि हमने देखी है कि या तो ग्लाइड इंटीरियर पोस्टीरियर होती है या फिर वेंट्रल ये राइट और लेफ्ट साइड पे होती है। Essential to the easy
पेनलेस परफॉर्मेंस ऑफ एक्टिव मूवमेंट, मतलब ये जो ग्लाइडिंग है, ट्रांसलेशन है, ये पेनलेस परफॉर्मेंस होती है एक्टिव मूवमेंट की। ठीक है, बस इतना सा लेक्चर था। अगर इसमें कोई चीज नहीं समझ आई है मुझे बता दें, मैं आप लोगों के लिए दोबारा रिपीट कर देती हूँ। जो देर से आए हैं, इफ दे वांट अ रिव्यू तो भी मैं दोबारा दे देती हूँ। अदरवाइज आपको अगर रिकॉर्डिंग चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, ये रिकॉर्ड लेक्चर मैंने कर लिया है। ठीक है, पिछला लेक्चर किसी को भी नहीं चाहिए था इसलिए मैंने किसी को सेंड नहीं किया। अगर चाहिए हो तो बता दीजिएगा, क्योंकि हमने क्विज भी लेने हैं और हमने आगे मिड टर्म्स भी देने हैं, तो देख लो, आपकी मर्जी है। तो देख लो आप। लेक्चर समझ आ गया सबको? एक्सक्यूज मी मैम। जी बेटे। मैम मैंने अरूज फातिमा मैम, मैंने आपको मेल की थी। हाँ तो जी, अपनी इनरोलमेंट प्लीज वो चेक कर लीजिएगा और प्लीज मुझे आप रिप्लाई कर दीजिएगा। मैं कर लूंगी बेटे का। अभी आपको कैसे मिला लिंक फिर? मैम क्लास मिस हो गया। अच्छा, ठीक है। मैम क्या हम आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं? बेटा, मेरे ग्रुप में ऐड करने से फायदा नहीं है ना। मैंने आप लोगों का ईमेल के ऊपर एक ग्रुप बनाया हुआ है। व्हेनेवर आई एम सेंडिंग आउट समथिंग आई सेंड इट आउट टू ऑल ऑफ यू। तो व्हाट्सएप का जो ग्रुप है ये आप लोगों का अनऑफिशियल ग्रुप है। मैं किसी को नहीं कह रही कि ज्वाइन करें और किसी को नहीं कह रही कि ना ज्वाइन करें। अगर आपकी ईज है आप लोग कर लें, एक दूसरे को सेंड कर दें, ऐड कर लें आईडीज के थ्रू। मेरे पास आपकी ईमेल के ऊपर ग्रुप बना हुआ है, तो किसी भी स्टूडेंट को कोई चीज पूछनी है, बजाय इसके कि इधर उधर से पूछें, मुझे डायरेक्ट पूछ लें। कंफ्यूजन भी दूर हो जाएगी और प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अस्सलाम अच्छा वालेकुम मैम, मैम। मैम रिकॉर्डिंग के अलावा ये लेक्चर कैसे मिलेंगे? एलएमएस मिलेंगे या आप सेंड कर दिया करेंगी? एलएमएस पे मिलेंगे और मैं सेंड भी कर सकती हूँ, मैं दोनों काम कर देती हूँ। एलएमएस के ऊपर अभी मैंने एनरोलमेंट इसलिए नहीं की क्योंकि आप लोगों के एड ड्रॉप अभी कुछ चल रहे हैं, इसलिए तो मैं आपको ईमेल। अच्छा अच्छा। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम मैम को मैंने मैम मैंने आपसे कहना था कि अब ईमेल्स नहीं मिलती हैं। आपकी ईमेल नहीं अच्छा, चलो मैं देख लेती हूँ। नगीना, मुझे ईमेल सेंड कर दोगे एक कि मुझे आपकी लेक्चर का लिंक नहीं मिलता, मैं डबल चेक कर लेती हूँ। मैम मुझे ईमेल्स ही नहीं मिलती हैं। बेटा फिर आपकी स्टोरेज का प्रॉब्लम होगा। मुझे आईडी बताओ आपका यस क्या है। मैम। मैम S2019241010। Spring 19। यस मैम। दोबारा बोलो। S2019। 241010। हाँ, मुझे मैसेज आता है आपका जब भी मैं लिंक भेजती हूँ। मुझे आगे से मैसेज आता है कि जी योर ईमेल हैज बीन रिजेक्टेड ड्यू टू स्टोरेज इशू ऑन द रिसीवर साइड। यस मैम, वो स्टोरेज का इशू है। हाँ, तो आप अपनी जीमेल की स्टोरेज को क्लियर करें, पुरानी ईमेल्स डिलीट करें, फिर आपको नई मिलनी शुरू होंगी। आपको तो यूनिवर्सिटी की कोई भी ईमेल नहीं आती होगी फिर। मैम कोई भी नहीं मिलती। मैंने बहुत ज्यादा डिलीट करके भी देखी है लेकिन फिर भी नहीं मिलती। वो स्टोरेज का पता नहीं क्या इशू है। तो बेटा फिर काफी सारी डिलीट करनी पड़ेंगी आपको। अपने जीमेल का स्टोरेज चेक करो, इस वजह से नहीं आ रही आपको। तो मैम अच्छा मैम मैम, कितने लेकिन लेक्चर होंगे? टोटल कितने लेक्चर होंगे? दे आर यस मैम। अबाउट 24 ऑलमोस्ट। तो कब तक मीन्स के फाइनल हो जाएंगे या मिड तक? आपका फाइनल खत्म होगा अक्टूबर के एंड तक हो जाएगा ये। अच्छा, अक्टूबर के मैम एंड पे प्लीज फाइनल। लेक्चर्स भिजवा दें, कहीं पे किसी को भेज दें। अच्छा ठीक है बेटा, मैं ईमेल ही करूंगी सबको। आपको आगे कोई फ्रेंड है तो फिर एक दूसरे से ले लीजिएगा जब तक आपका जीमेल का इशू नहीं रिजॉल्व हो जाता। ओके मैम, थैंक यू। रजाक, आपका जो फाइनल ये समर है ना, ये वाइंड अप होगा अक्टूबर के एंड पे, तभी फाइनल एग्जाम होगा। अच्छा अच्छा मैम, मैं इसके अलावा एक ये इशू भी आ रहा है कि टाइमिंग सेम आ रही है, मतलब कि जो हमारी दूसरी क्लास है वो भी सेम इसी टाइमिंग पे है। आपने तो ईमेल। मेल कर रहा है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। अच्छा, अगर लाहौर से हो तो आके उनको फेस टू फेस मिल लो। मैम नहीं, लाहौर नहीं, वापस गया हूँ। तो रिस्पॉन्स बिल्कुल नहीं दे रहा। मैं मैम के मतलब कि 2 दिन है ना, वो सेम क्लासेस है। कौन सा लेक्चर? एनाटॉमी की और मैनुअल की। मैं एनाटॉमी 3 और ये मैनुअल सेम टाइमिंग है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। मतलब आज भी सेम टाइमिंग है, 9:30 से 10:30, एनाटॉमी 3 और मैनुअल। अच्छा, सही है। चलो, मैं आपका मैसेज उनको डिलीवर कर दूंगी कि ये मसला है, एनाटॉमी 3 के साथ क्लैश आ रहा है। अगर उन्होंने रिजॉल्व करना हो तो वो कर देंगे। मीनवाइल मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगी। अगर आपका ये लेक्चर मिस हो तो आप रिकॉर्डिंग से भी पढ़ सकते हो। ठीक है। यस मैम, थैंक यू मैम। चलो।
चलो, और अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं लेक्चर एंड करूं? चलो। अच्छा मैम, मैम अटेंडेंस का कुछ अटेंडेंस सकता है, क्योंकि मतलब कि फिर आपको पता चला है क्लासेस की क्लैशेस वगैरह है, और सर्विस का इशू भी बन जाता है ज्यादातर फिर ऑनलाइन। क्या हुआ, दोबारा बताओ। मैं कह रहा हूँ अटेंडेंस का इशू बन सकता है, क्योंकि एक तो क्लैशेस है, ऊपर से फिर सर्विस का प्रॉब्लम आ जाता है, तो ये कहने बता रहे। एक तो प्रॉब्लम ये है कि क्लैश है, दूसरा प्रॉब्लम क्या है मुझे समझ नहीं आई। सर्विस का सर्विस क्या? मीन्स के वो सर्विस नहीं आती मैम, थोड़ी देर बाद वो अच्छा, इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो का। जाता अच्छा, है, हाँ, इंटरनेट का। तो कोई बात फिर अटेंडेंस में कोई इशू। नहीं आएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा ठीक है मैम, थैंक आपने मुझे इन्फॉर्म कर दिया, अब आपका नाम मेरे जेहन में रहेगा, अगर आपकी अटेंडेंस शॉर्ट होगी तो मैं देख लूंगी। यू। ठीक है मैम। और फरा बेटा, अटेंडेंस मेरे पास लिस्ट आ गई है, तो मैं आपकी लगा लूंगी, कोई बात नहीं। ठीक है। मैम जी क्विज बेटा, कब तक होगा? क्विज ले लेते हैं। क्विज आपने कब देना आप बता दें, अभी तो एक ही लेक्चर पढ़ा है हमने, मैं चाह रही हूँ कम से कम दो तीन तो पढ़ लेना, फिर लेते हैं क्विज। मैम ठीक है। ठीक है। मैम मैम मेरा भी वैसे सेम ही इशू है क्लास का ना, एनाटमी 3 और मैनुअल का। मैं तो आपको फर्स्ट डे से बोल रहा हूँ। अच्छा और ठीक मैम है। मैंने मेल्स भी की हुई है सर, रुहेल को भी की है, मैम मोमना को भी की है, मैम राबिया जावा को भी, कोई अभी तक रिस्पॉन्स नहीं आया। अच्छा चलो मैम मैं सर रुहेल का सिर्फ इतना आया था मुझे कि डन का उन्होंने मेल की थी, डन, बट अभी तक भी उनकी फिर कोई अपडेट वाला टाइम टेबल नहीं आया। चलो मैं पूछ लेती हूँ। जी। ठीक है। एनाटमी 3 के साथ ही क्लास है ना आपका? जी मैम, मेरा भी एनाटमी यस 3 के मैम, साथ क्लास है। एडमिशन के साथ हम 3-4 स्टूडेंट हैं उनका। चलो मैं पूछ के बताती हूँ आप लोगों को कि क्या मसला है। ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम। और कोई क्वेश्चन? चलो फिर मैं लेक्चर एंड करती हूँ, और इसकी रिकॉर्डिंग का और पिछले का लिंक मैं दोनों आपको भेज दूंगी। ठीक है। चलो, अल्लाह हाफिज। मैम अल्लाह हाफिज मैम।